लंबे समय से लंबित वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने नवा रायपुर स्थित वन मंत्री केदार कश्यप के निवास के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग उठाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2023 में शुरू हुई भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिससे वे लगातार अनिश्चितता में हैं। देरी के कारण उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताई गई है। उन्होंने कहा कि वन विभाग में पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया में देरी से बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, मेरी अलग अलग तरीके से उनसे मुलाकातें हो चुकी हैं और उनकी जो फिजिकल टेस्ट है वो हम लोगों ने पूरा कर दिया है। लगभग 1484 लगभग उनके जो पद हैं और उसके संदर्भ में मैंने अपने अधिकारियों से भी चर्चा की है। लेकिन ये जो पूरी परीक्षा है व्यापक के माध्यम से आयोजित हो रही है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि दिसंबर या जनवरी तक उनकी लिखित परीक्षा भी हो जाएगी और हमारा प्रयास है कि हम पहली प्राथमिकता में ही हम लोगों ने इसको करते हैं प्रारंभ करवाएं, ताकि हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट में जो रिक्तियाँ हैं उन रिक्तियों को हम पूर्ति करते हैं। इस बार सेटअप का भी करते हैं प्रावधान हमारे इस बजट में किया गया है और उस सेटअप के तहत में भी हम अपने यहाँ पर प्रारंभ। रायपुर के राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महंगाई, पेट्रोल, डीजल और सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम जनता पहले से ही महंगाई से परेशान है और ऐसे में प्रधानमंत्री की बचत से जुड़ी अपीलें देश की आर्थिक स्थिति पर सवाल खड़े करती है। बेज ने आरोप लगाया कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, खरीद प्रक्रिया प्रभावित है और मजदूर, गरीब व किसान सबसे अधिक संकट में है। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल, डीजल और सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और चुनाव के दौरान दाम नियंत्रित रखे गए थे। उन्होंने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने और महंगाई पर ठोस कदम उठाने की मांग की। माननीय प्रधानमंत्री जी एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब खाने का तेल में 10% कटौती करना चाहिए और पेट्रोल डीजल भी कमी करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घरों में बैठकर काम करना चाहिए। सोना इतना महंगा हो गया है कि 1 साल तक शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आखिर देश के प्रधानमंत्री को क्यों बोलना पड़ा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे जब से देश में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देश में लगातार महंगाई चरम पर है। इस बात को लगातार हमारे नेता और अभी लोकसभा विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे हैं कि महंगाई चरम पर है और महंगाई बढ़ाने का जिम्मेदार सीधा सीधा मोदी सरकार है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत तेल उत्पादक देश नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देखिए, सीधा सा बात है, सारा चीज़ जो है खुली आंख से दिख रही है कि आज नहीं तो कल जिस प्रकार से पूरा वर्ल्ड में चल रहा है और हम चूँकि ऑयल जनरेट करने वाला देश नहीं है, हमारे यहाँ तेल के कुएँ नहीं मात्र के हैं, बहुत कम है जितनी आवश्यकता है, तो भविष्य में हमको निर्भर तो बाहर के ही आयातित तेलों पर रहना पड़ेगा। तो चूँकि जब तेल खरीदेंगे महंगा होगा तो उसका हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होगा, हमको सोना खरीदेंगे, सोना बाहर से इंपोर्ट होता है, कोई भी खरीदे यहाँ का पैसा विदेश में जाएगा। तो उन्होंने ये अपील किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि देश का पैसा भी देश में रखना ज़्यादा उचित है, अपने पैसे अपने पास रखें, अपने लोकल व्यवसाय में लगाएं, तो उससे लोगों को काम भी मिलेगा। और जिस प्रकार से वैश्विक संकट है पेट्रोल डीजल पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल पेट्रोल और अन्य चीज़ें फिजूल खर्ची बंद करने को कहा है, तो ये सराहनीय कदम है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
भाजपा द्वारा पोस्टर के जरिए कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताए जाने के मुद्दे पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सनातन धर्म को उचित सम्मान नहीं दिया गया और तत्कालीन राष्ट्रपति तक को मंदिर जाने से रोका गया था। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयान उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर करते हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी कारण देश भर में कांग्रेस का जनाधार लगातार खत्म हो रहा है। पिछले कांग्रेस की सरकार जब देश की आज़ादी के बाद जब नेतृत्व संभाला तो उसके बाद तुष्टीकरण के नीति के तहत में उन्होंने कभी भी सनातन धर्म का सम्मान नहीं किया और उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उसको भी सोमनाथ मंदिर जाने से उन्होंने रोकने का काम किया था कि वहाँ पर न जाए। लेकिन वो तो लौह पुरुष वहाँ पर उस समय में हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने वहाँ पर जा कर के उसको पुनरुद्धार का कार्य किया और इस बात को पूरा देश जानता है। और ये तो जो लोग कहते हैं अपने उसमें लिखे हैं कि मैं एक्सीडेंटल कहते हैं यहाँ पर इस देश में मैंने जन्म लिया है, तो उनकी भावनाएं हमारे और एक्सीडेंटल मैं हिंदू हूँ ये भी कहा। तो ऐसे एक्सीडेंटल नेता, ऐसे एक्सीडेंटल पार्टी का क्या आने वाले समय में उनका हो सकता है, उसी कारण से आज पूरे देश भर में उनका कलतः सफाया हो रहा है। और यही स्थिति वो लोग कहते हैं अपने उलझुल बयानों के माध्यम से अपने आप को जाहिर भी करते हैं कि वो कहीं ना कहीं से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वो एक वर्ग विशेष के पक्ष में खड़े दिखाई दे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों से पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि देश पर जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं तब नागरिकों के सहयोग से उनका प्रभावी समाधान संभव होता है। उन्होंने कहा कि देश को महान और सक्षम बनाने में नागरिकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करना हम सभी का दायित्व है और हर नागरिक को देश हित में उनके आग्रह का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वैश्विक परिदृश्य पर आह्वान किया है। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हो, ऐसे कुछ आग्रह प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश पर जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां आती है वो देश के नागरिकों के सहयोग से ही उस पर अमल करना संभव होता है। और जब भी पहले भी इस तरह की परिस्थितियां हुई है, देश के अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने इस तरह का आह्वान देश की जनता से किया है। कोई भी देश महान और सक्षम तब बनता है जब उस देश के नागरिकों का सक्रिय सहयोग रहता है। निश्चित रूप से हम सब भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अमल करने की दिशा में बढ़ेंगे और हम सबका दायित्व भी है कि प्रधानमंत्री जी के आग्रह को माने और निश्चित रूप से हम सबको मानना ही चाहिए। कांग्रेस द्वारा मंत्रियों की गाड़ियों के काफिले कम करने की मांग पर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि खर्च कम किया जाए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सरकार स्तर पर विचार किया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी वहीं संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। देखिए, अभी तो लगातार जैसे हम लोग, मैं खुद चलता हूँ तो बैटरी वाली गाड़ी से चलता हूँ, ज़्यादा से मतलब बैटरी और पेट्रोल दोनों चलता है उसमें। तो ऐसे हमारे सरकार में जितने भी मंत्री हैं लगभग इसी तरीके से गाड़ियों का उपयोग करते हैं। जहाँ तक सुरक्षा का मामला है, अंदरूनी क्षेत्र में अभी भी जो जाने की दृष्टि से वहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि वहाँ पर काफिला कम हो और सरकार का व्यय कम हो। इस बात को लेकर के हमारी कोशिशें होती हैं और इस बात को लेकर के लगातार जो है अभी भी इन क्षेत्रों में जैसे जाने का होता है तो वहाँ पर काफिला कम ही होता है। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के माड़ा गांव में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया।
फुलीमुड़ा ग्राम निवासी खुशबू ने आवेदन देकर अपनी दूधमुही बच्ची को पिता का नाम दिलाने की गुहार लगाई है। महिला ने आवेदन में बताया कि बेटी के जन्म के बाद उसका पति उसे अपनाने से इनकार कर रहा है और तलाक की धमकी दे रहा है। आरोपी की पति न तो बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा है और न ही अब तक बच्ची को देखने आया है। मामले की शिकायत मिलने के बाद देवभोग पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने नवंबर 2025 में देवभोग में रेस्टोरेंट संचालित करने वाले ईश्वर कश्यप से दूसरी शादी की थी। ईश्वर की पहली पत्नी और उनकी 2 बेटियां देवभोग में रहती हैं, जबकि दूसरी पत्नी गांव में उसके माता पिता के साथ रह रही है। पति का आरोप है कि खुशबू ने वर्ष 2017 में अपने जीजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, जो बाद में विवाद के चलते टूट गई। दोनों पक्षों के बीच कुछ लिखित शर्तों के आधार पर दूसरी शादी होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए देवभोग पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो वो जिस तरह से डिमांड वो करी थी कि मेरे पहली पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं और मैं शादीशुदा हूँ। जब वो अफेयर में आई तो उस समय वो बोली कि मुझे बस बच्चा चाहिए, बच्चा होने के बाद मैं अपने घर से निकल जाऊँगा, अपने घर से 2 महीने का मुझे सिर्फ और सिर्फ आसरा दीजिए। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हमेशा वो जितने दिन तक जीवन भर रहना चाहे जीवन भर रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि वो रहे, लेकिन वो बोली कि मेरे को लड़का ही होगा, देख लो करके। तुम्हारे घर में 2 लड़कियाँ हैं, 2 लड़की के बाद कभी होगा ही नहीं और मेरे को होगा लड़का, इतना गारंटी है, लिख के रख लो। एबॉर्शन के समय में वही हाल हुआ कि वो बोली कि या तो मुझे पैसा दे दो, मैं एबॉर्शन करा लूँगी। ये सब चीज़ होने के बाद फिर लास्ट में हुआ कि जब एबॉर्ट की बारी आई तो उस समय यही बात हुआ कि नहीं, एक बच्चा अंदर है, एक बच्चा बाहर निकला है। मैं मान लिया चलो ठीक है, तुम साइंस को भी धोखा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो फिर बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने अपने हिसाब से एक जगह पे रखवा दिया। रखने के बाद फिर वो घर में आई। घर आने के बाद नहीं, अभी जैसे नहीं, सुनिए ना, मैं विस्तार से बोल ही देता हूँ क्योंकि अब बोलना है तो बोलना ही पड़ेगा।